अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ये बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी। मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोज़ लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लेवल्स अगेन मी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 6 का। पिछले जो यूनिट्स हैं 1 से लेकर 5 तक अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो बहुत गलत बात है। पिछली वीडियोस भी देखा करें ताकि आपको सीक्वेंस को समझ लगे कि 6 में क्या हुआ था। 6 को अच्छे से समझने के लिए पिछली वीडियोस भी जाननी पड़ती हैं, इसीलिए पिछली वीडियोस का मैं यहाँ लिंक लगा दूँगी, तो आप जो है देख सकते हैं यूनिट 1 से लेकर 5 तक की वीडियोज़। ठीक है, अच्छा, तो अब यूनिट 6 के अंदर जो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं LLB जो करें लाहौर से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों को उन्होंने 4 इयर्स लॉ में एक कोर्स भेजा है, एक सिलेबस भेजा हुआ है। मैं उसी सिलेबस को देख के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो उसी सिलेबस के अंदर आपको जो यूनिट 6 है उसमें तकरीबन 4 मार्शल लॉ आए हैं। इनमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में। ठीक है, क्या पता ना पूछें, क्या पता पूछ लें, इसलिए आना चाहिए ताकि अगर आ गया पेपर में तो आप लोग परेशान ना हो जाए। ठीक है, तो इन चारों में आपको ये सारे जनरल्स आएंगे। ठीक है, तो हम बारी बारी करके जानेंगे कि इन सारे जनरल्स ने मार्शल लॉ क्यों लगाया, और मार्शल लॉ होता क्या है, मार्शल लॉ लगा के क्या क्या हुआ, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अब मैं थोड़ा सा अपना एडवर्टीजमेंट कर लेती हूँ। मैं लॉ की क्लासेस भी देती हूँ। 1000 चार्ज होता है एक दिन का, 2 घंटे की क्लास रहती है जो कि होती है गूगल मीट पे। ठीक है, जिसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट की बस शो नहीं होता फेस, सिर्फ उसका माइक खुला रहता है और मेरी साइड से एक स्क्रीन खुली रहती है जिस पे मैं डिस्प्ले दिखा रही होती हूँ डाटे का। तो उसको सिखा रही होती हूँ स्टूडेंट को। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक दिन में भी मुझसे पूरी बुक सीख सकता है या 2 दिन में भी सीख सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में सीखना चाहता है, वरना मैं एक दिन में ही पूरी पूरी किताब भी करा सकती हूँ। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना टाइम मुझे दे सकता है। उस क्लास का टाइम जो है 2 घंटे का होता है, सही है, और 1000 लगते हैं एक दिन के। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट अपनी करनी होती है। ठीक है, अच्छा चलें अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें। इस वीडियो के अंदर सिर्फ अभी जनरल अयूब खान को डिस्कस किया जाएगा, बाकी की वीडियोस को मैं अलग डालूंगी ताकि लंबी ना बने ये वीडियो, सही है। तो आज की वीडियो में हम जनरल अयूब खान के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे। ये जनरल अयूब खान की ओरिजिनल तस्वीर है जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। आपने बताना है कि जनरल अयूब खान कब आए थे, 1958 से लेकर 1969 में। मज़े की बात यह है ना कि पाकिस्तान का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956 में बना, सिर्फ 2 साल बाद ही ये बेचारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया गया। क्यों ख़त्म कर दिया गया? 1956 से लेकर 1958 में जनरल अयूब खान आ गए, इनकी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब इन जनरल अयूब खान ने 1956 से लेकर 1969 तक खुद को एज अ हेड इस कंट्री को चलाया। अब ये कौन थे, इनका क्या रोल अदा होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा हिस्ट्री दे देती हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ते हुए आसानी लगे। ठीक है, अब जनरल अयूब खान बेसिकली आर्मी के सबसे बड़े चीफ थे, आर्मी के सबसे बड़ी पोस्ट पे ये थे। ठीक है,
इन्होंने क्या करा, जब कंट्री की हालत देखी पाकिस्तान की, ऑफ कोर्स जो हिस्ट्री थी ना, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी 1956 की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था पाकिस्तान का, उसकी वीडियो लिंक भी यहाँ टॉप पे अलग से लगा देते हैं, उसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसी के अंदर बेसिकली कुछ रीजंस बताए गए हैं जिसमें जनरल अय्यूब खान ने आके उस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कराया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मसले थे। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ख़त्म किया गया ना, पहला वाला जो सबसे पहले बनाया गया था पाकिस्तान का, वो इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि जो जनरल अय्यूब खान है ना, उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर से जो ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान है, उनकी भी आपस में अलग से लड़ाई लगी हुई है। ऊपर से जो पाकिस्तान का जो मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके अलावा प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है, उनकी भी आपस में अलग से लड़ाई लगी हुई है। तो आप यहीं से जान लें कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया था उस वक्त, ये वो दौर था पाकिस्तान का। तो इसीलिए जनरल अय्यूब खान ने आके कब्जा कर लिया आर्मी की मदद से, क्योंकि ऑफकोर्स ये जनरल थे, इनके पास ये अथॉरिटी थी, पावर थी कि ये अपने आर्मी वाले बंदों से कह के ये काम करवा सकते थे। तो जब आर्मी कंट्रोल करती है और आर्मी की मदद से इन्होंने जाके कब्जा करा, तो उसको कहते हैं मिलिट्री कूप, यानी कि फौजी थे बहुत सारे, उन्होंने जाके जो है कब्जा कर लिया, और जो गवर्नमेंट की सीट पे जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनको नौकरी से इन्होंने निकाल दिया था ज़बरदस्ती, ठीक है, इन आर्मी वालों ने। मेरी बात थोड़ी सी ऑफेंसिव लग रही है, बट हकीकत में इसी तरह से ही समझ लगती है आप लोगों को। मैं प्यार से नहीं इस बात को कह सकती कि किस तरह उन्होंने निकाला होगा उन बंदों को, पॉलिटिशियंस को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात तो समझ आ गई ना कि मिलिट्री आर्मी करती क्या है। तो याद रखें, जब भी कोई आर्मी वाला बंदा मिलिट्री कोप से, यानी कि फौजियों की मदद से, जो ये चीफ हैं, कहते हैं किसी को निकाल दो और फिर खुद आके कंट्री को चलाने लग जाएं एज अ हेड, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मार्शल लॉ। सही है। तो अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या हुआ, कब ये आए, क्या क्या चीज़ें हुई। तो आपने बताना है कि जो अय्यूब खान थे वो 1958 में आए और 1969 तक रहे। अच्छा, पता है 1969 में क्या हुआ, इन्होंने खुद रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि लोगों को लगा भाई जनरल अय्यूब खान जो है सही नहीं है, फिर उन बेचारों ने खुद ही रिज़ाइन दे दिया एक स्टेज पे आके। अच्छा, क्योंकि उनको निकालने की कोशिश करी थी बहुत लोगों ने। बहरहाल, तो हमने बताना है कि जो जनरल अय्यूब खान थे ना, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसान है। एंड जो जनरल अय्यूब खान है, उन्होंने क्या करा, पाकिस्तान को टुक ओवर कर दिया। टुक ओवर मीन्स कब्जा कर लिया, या आप कह लें अपने कंट्रोल में ले लिया पूरे पाकिस्तान को, ठीक है। इसको टुक ओवर कहते हैं। कैसे टुक ओवर किया कि उन्होंने आर्मी को भेजा, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको निकाला। आपको पता ही होगा कैसे निकाला गया होगा, मार पीट के या डरा के। अब समझ गए होंगे मेरी बात, ज़्यादा बोलना नहीं चाहती यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस पे। अगर बंदा इस तरह ऑफेंसिव बातें करे ना, गुस्से वाली, ड्रावनी, तो उस चीज़ पे एज रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो फिर मेरी वीडियो फिर आगे सजेस्ट नहीं होती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कम से कम ऑफेंसिव बातें बोलूँ। तो ये चीज़ हुई है। कब हुई थी? 7 अक्टूबर में ये हरकत की गई कि आर्मी ने कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान को। किसने इनको ऑर्डर दिया था फौजियों को कि जाके कंट्रोल करे? जनरल अय्यूब खान ने, ठीक है। फिर आपने आगे बताना है, री रूल्ड द कंट्री फॉर मोर देन अ डेकेड्स एंड इंट्रोड्यूस्ड मैनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। डेकेड्स का मतलब है काफ़ी सदियों से, यानी कि इन्होंने, अय्यूब खान ने पाकिस्तान पे एज अ हेड, एज अ लीडर कब्जा करके काफ़ी वक्त से रहे उस पोस्ट पे। इसलिए काफ़ी वक्त से रहने को इंग्लिश में कहते हैं डेकेड्स। कोई और भी वर्ड लिख सकते हैं, बट डेकेड्स बड़ी मज़े की इंग्लिश, इसलिए मैंने ये यूज़ कर ली। क्योंकि अक्सर आपने फिल्म्स देखी होंगी इंग्लिश की, तो उसमें इस तरह का वर्ड यूज़ किया जाता है, शी वॉज हीयर फॉर डेकेड्स, यानी कि वो इधर रही इतने सालों से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस एरा इज़ नोन फॉर द मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अथॉरिटेरियन रोल। अच्छा, अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये यहाँ पे कहना है, कहा जा रहा है ना यहाँ पे, कि ये जो साल था जिस वक्त तक जनरल अय्यूब खान रहे इतने सालों तक पाकिस्तान में एज अ हेड, इन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मॉडर्न कर दिया, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत बेहतरीन कर दी, और अपना एज अ लीडर अथॉरिटी मेंटेन करके रखी। तो इसमें ये एक चीज़ हुई थी इन सालों में, इन जनरल अय्यूब खान की वजह से। उसके साथ साथ जो टेंशन थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच, वो थोड़ी बढ़ गई। टेंशन का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी पिछले सालों में जो ईस्ट साइड का पाकिस्तान था और जो वेस्ट साइड का पाकिस्तान था, उनकी लड़ाई तो पहले से लगी हुई थी, लेकिन जनरल अय्यूब खान के आने से इनकी लड़ाई थोड़ी बढ़ गई है। ये बात यहाँ बताएगी, टेंशन मीन्स कि लड़ाई थोड़ी और बढ़ गई है इन दोनों इलाकों की। अच्छा, मीनिंग की बात करनी है, डेफिनेशन की, तो सबसे पहले आपने अय्यूब खान के बारे में बताना है। अय्यूब खान बेसिकली जनरल हैं। जनरल अय्यूब खान है, जनरल मीन्स के आर्मी का एक बड़ी पोस्ट होती है ना, जैसे कि एक होता है मेजर, पहले कैप्टन होता है जो सबसे लोएस्ट होता है, फिर मेजर होता है।
फिर उससे ऊपर कर्नल होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है, फिर जनरल, इस तरह से सीक्वेंस बने होते हैं। सही है, तो समझ ये सबसे बड़ी पोस्ट पे थे आर्मी के। तो ये अयूब खान जनरल थे आर्मी के। इन्होंने पाकिस्तान को कितने वक्त तक रूल किया, यानी कि इस पे एज अ हुक्मरान, एज अ लीडर, कब तक इस पे अपना कंट्रोल जमा के रखा, वो था 1958 से लेकर 1969 तक। ठीक है, ये ईयर्स याद रखने पड़ेंगे आपको। एरा, एरा होता है दौर, वक्त। तो ये जो अयूब खान का जो पीरियड था ना इन हिस्ट्री विद डिस्टिंक्ट इवेंट्स और लीडरशिप, यानी कि जो पीरियड था इसमें बहुत ज़्यादा खास इवेंट्स हुए और लीडरशिप का बड़ा अच्छा इन्होंने रोल अदा किया, यानी कि बहुत अच्छे ये लीडर बन के रहे थे जब तक ये हेड बने हुए थे पाकिस्तान के। ठीक है, फिर आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप दोबारा से बताएंगे कि अयूब खान का एरा का क्या मतलब है। अयूब खान का एरा का मतलब है कि वो पीरियड जिस वक्त पाकिस्तान पे मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया था, यानी कि आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था। किसने किया था? जनरल अयूब खान ने कंट्रोल कर दिया था। फीचरिंग थी। अच्छा, अब इस अयूब खान के दौर में गवर्नमेंट की क्या क्वालिटी बन गई, यानी कि गवर्नमेंट कैसा बन गया। गवर्नमेंट ऐसा हो गया था कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बने। अच्छा, मैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब ये अयूब खान आए थे ना, इन्होंने बहुत से ऐसे इवेंट्स करे, बहुत से ऐसी चीज़ें करी, उन इवेंट्स को हम कहते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। सही है, रिफॉर्म की मैंने एक वीडियो बनाई होगी, अब लाजमी वो देख लीजिएगा ताकि आपको रिफॉर्म का अच्छे से मतलब समझ लग जाए। सही है, फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने क्या करा कि जब तक ये हुक्मरान रहे, यानी कि जब तक एज अ हेड रहे पाकिस्तान में, तब तक इन्होंने पाकिस्तान में पैसे बनाने की जो चीज़ें हैं वो बढ़ा दी, यानी कि फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करवाए और भी चीज़ें ऐसी इस्टेब्लिश कराएं कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। और गवर्नमेंट सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। सेंट्रलाइज्ड मीन्स कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है ना, जो मेन गवर्नमेंट है, बाकी प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट थी लेकिन जो मेन गवर्नमेंट है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग इन्होंने कर दिया। ठीक है, अब आ जाती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड थोड़ी देनी पड़ती है। बैकग्राउंड में ज़ाहिर बात है, मैंने पिछली दफ़ा ये बता दिया था जब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा था, इसकी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि जनरल अयूब खान ने जब देखा कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में लड़ाई लगी है, प्रोविंस और सेंट्रल गवर्नमेंट में लड़ाई लगी हुई है, तो हर तरफ से जब लड़ाई लगी तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में चला गया था। इसी वजह से जनरल अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान को। तो यही बातें आपने एज यूजुअल इसके अंदर भी लिख देनी है। यहाँ पे बताया गया कि 1958 में, यानी कि जनरल अयूब खान कब आए थे? 1958 में आए थे ना, तो उससे पहले वाली बात बतानी कि बिफोर 1958। सही है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी वीक थी, जो लीडर्स थे वो बहुत कम ही चेंज होते थे, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ लगने के चांसेस ज़्यादा थे। उसके अलावा सिविल अनरेस्ट मीन्स जो सिविलियंस थे, हम जैसे जो आर्म सिटीजन्स थे उनको सिविलियंस कहा जाता है, सिविलियंस या सिटीजन्स, तो उनके बीच भी प्रॉब्लम्स लग गई थी। ज़ाहिर ही पता है, जब गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, लीडर्स चेंज नहीं होंगे, इनकी आपस में जब लड़ाई लगी होगी, तो जब गवर्नमेंट ही नहीं हेल्प कर रही तो आम सिटीजन्स भी फिर ऐसे सिचुएशन में तकलीफ में होंगे। फिर आता है वीक सिविलियन गवर्नमेंट। सिविलियन मीन्स, अच्छा, सिविलियन के लिए यूज़ किया जाता है आम सिटीजन्स के लिए, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो आम सिटीजन्स चला रही है, जो वोट दे के आते हैं गवर्नमेंट के इदारों में, इनको सिविलियंस कहते हैं। तो उनका जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम बना हुआ था पाकिस्तान का, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, इतना काबिल ही नहीं था कि वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, दिस क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मिलिट्री टू इंटरवीन। और ये जितने भी मसले हैं, एक तो ये मसला मैंने बता दिया कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, ऊपर से मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था, लीडर जो है चेंज नहीं हो पा रहे थे, सिविल अनरेस्ट था। ये 2 पॉइंट्स डाल दिए। आप चाहो तो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें दे सकते हो कि क्यों जो है मुल्क में प्रॉब्लम्स आई। जब मिलिट्री को देख गया कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ये अच्छा मौका लगा पाकिस्तान पे आके टेक ओवर करने का, यानी कि पाकिस्तान पे आके अपना होल्ड लाने का। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मिलिट्री ने इंटरवीन कर दिया। इंटरवीन का ऑपोजिट मतलब बनता है इन्वॉल्व, यानी कि मिलिट्री भी इन्वॉल्व होगी, घुस गई, और उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट के अंदर जो नॉर्मल सिविलियंस थे जो वोट लेके आए थे उनको निकाल दिया और गवर्नमेंट के अंदर खुद आ गई आर्मी। सही है, तो इस तरह से इस मिलिट्री ने यानी आर्मी ने इंटरवीन करा, इन्वॉल्व हुए। तो ये सारी बातें आपने बता देनी है। सही है, इधर भी मैंने जनरल अयूब खान की फ़ोटो लगा दी है। फिर आता है कूप ऑफ 1958। ठीक है, अच्छा, 1958 में क्या हुआ, आर्मी आ गई, कूप आ गई। आर्मी के लिए जो ज़्यादा सारे फौजी होते हैं ना, उनके लिए हम कूप का वर्ड यूज़ करते हैं। तो जनरल अयूब खान है ओवरथ्रू द सिविलियन गवर्नमेंट। ओवरथ्रू का मतलब है धक्के दे के निकाल के फेंका,
यानी कि जितने भी पॉलिटिशियंस थे जो गवर्नमेंट के इदारे में बैठे हुए थे उनको उठा के फेंक दिया। यही चीज़ ओवरथ्रू का मतलब है, यानी कि ज़बरदस्ती धक्के दे के निकाला आर्मी की फोर्स से इन जनरल अयूब खान ने। ठीक है, ये इम्पोज मार्शल लॉ, इन्होंने क्या करा, मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। अच्छा, मार्शल लॉ लगने का क्या मतलब होता है? मार्शल लॉ लगने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उस पर अमल कोई नहीं करेगा, जो गवर्नमेंट में लोग वोट दे के आए हैं उनको निकाल दिया जाएगा। सही है, और मुल्क जो चलेगा सिर्फ और सिर्फ जनरल अयूब खान के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है। अच्छा, अब जब भी मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड मीन्स कि इस पर अमल करना रोक दिया जाता है। सही है, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इन्होंने अपने आप को, जनरल अयूब खान ने अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया था पाकिस्तान का। सही है, अब हमने क्वालिटीज़ बतानी है, फीचर्स बतानी है अयूब खान के रोल की, कि इन्होंने एज अ लीडर क्या रोल परफॉर्म करा, इनकी क्या क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा। तो सबसे पहले आपने पॉलिटिकल चेंजेस का बताना है कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इनिशियली, पॉलिटिकल पार्टी वाज बैंड, कि मार्शल लॉ अचानक से आ गई पाकिस्तान में। ठीक है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान बना था 1947 में, उसके 7 साल बाद बना था पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, और बेचारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 साल ही नहीं चला और फ़ौरन से आ गया मार्शल लॉ लग गया। आप खुद देख लें कितने जल्दी से पाकिस्तान बनते साथ ही आर्मी वालों ने भी आके कंट्रोल उस पर कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो मार्शल लॉ है वो अचानक से शुरू से ही लग गया। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पीटीआई की एक पार्टी है जिसमें इमरान खान है। देन मैं मशहूर लोगों का नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लगे। वैसे ही नून लीग है जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी है, वैसे ही और भी हैं। तो इनको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, जिनमें आम सिटीजन्स, आम बंदे खड़े होते हैं और हम उनको वोट दे के गवर्नमेंट की सीटों पे बिठाते हैं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अयूब खान ने इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया, यानी कि काफ़ी वक्त तक अब इलेक्शंस नहीं होंगे क्योंकि ये खुद ही एज अ लीडर मुल्क को चलाएंगे। तो ये होता है मार्शल लॉ में। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है इंट्रोड्यूस द 1958 बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम। इन्होंने क्या किया, जब मार्शल लॉ लगाया इन्होंने खुद की एक बने हुए लॉ को पाकिस्तान पे इम्पोज कराया। इम्पोज मीन्स पाकिस्तान पे लगाया कि जब तक मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है तब तक पाकिस्तानी लोग मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि जनरल अयूब खान के अकॉर्डिंग ही जो सिस्टम दिया जाएगा उसी पे ही पाकिस्तान चलेगा। तो यही बात यहाँ बताएगी कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एवरी 4 years दीज रिप्रेजेंटेटिव इंडायरेक्टली इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड नेशनल असेंबली। इन्होंने क्या करा कि कहा कि हर 4 साल बाद इलेक्शंस होंगे और प्रेसिडेंट और नेशनल असेंबली के मेंबर्स इनडायरेक्टली इनको वोट दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर कहा था कि इलेक्शंस नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो गए, ये वो, तो बट दूसरी साइड पे वो ये क्यों कह रहे हैं जनरल अयूब खान के इलेक्शंस होंगे? देखें, ये सिर्फ दिल रखने के लिए उन्होंने कहा था। हकीकत कहूँ तो हकीकत में जनरल अयूब खान ने खुद ही सीट पे काफ़ी वक्त तक अमल किया, काफ़ी वक्त तक वो सीट पे प्रेसिडेंट बन के रहे। सही है, वरना प्रेसिडेंट की सिर्फ सीट 5 साल की ही रहती है, 5 साल बाद उनको रिटायर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जनरल अयूब खान ने सिर्फ दिल रखने के लिए कह दिया कि इलेक्शन होंगे हर 4 साल बाद, प्रेसिडेंट्स के भी और नेशनल असेंबली के भी इलेक्शन होंगे, लेकिन उन्होंने खुद की जो प्रेसिडेंट की सीट है वो छोड़ी नहीं थी इतनी जल्दी। ठीक है, ये होता है मार्शल लॉ में। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं के वक्त में, जनरल अयूब खान के वक्त में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, और इस 1960 के कॉन्स्टिट्यूशन ने पिछले कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला बना था 1956 में वो ख़त्म करा दिया। ठीक है, अब मसला ये आया ना कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ईजाद हुआ। मैंने इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन, इस वाले 1960 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक्सप्लेन आउट करा है। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी तो देखें, अगर देखी हुई है तो आप लोगों को समझ लगी होगी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। इसमें क्या रहता है ना कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स रहती हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है, जो पावर है, वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ईजाद हो जाए, यानी कि पार्लियामेंट्री की बजाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम ईजाद हो जाए, तो ऐसे मुल्क में सारी पावर्स प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। देखें, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ पे मेन पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास कोई ख़ास पावर्स नहीं होती। लेकिन जहाँ तक रही बात प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, उसमें प्राइम मिनिस्टर तो होता ही नहीं है और सारी की सारी पावर्स किसको चली जाती है? प्रेसिडेंट को चली जाती हैं। तो ये हरकत की थी जनरल अयूब खान ने कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ईजाद कराया और प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दे दी। इसी वजह से तो मैंने कहा था ना कि जनरल अयूब खान ने 5 ईयर से ज़्यादा सालों तक वो एज अ प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर्स को मिसयूज़ करा। उन्होंने काफ़ी वक्त तक अपने आप को उस ओहदे में रखा।
वो चाहते तो 5 साल बाद नॉर्मल मेथड्स के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उसको उस हिसाब से वो निकल जाते जॉब छोड़ के। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हर ओहदे पे, जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें या जो प्रेसिडेंट है उनकी बात करें, ये सारे लोग 5 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है, सिलेक्ट होते हैं, 5 सालों तक हुकूमत में रहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, फिर नई हुकूमत आती है वोट लेके। तो यहाँ पे ये सीन हुआ ही नहीं। यहाँ पे क्या किया, प्रेसिडेंट ने खुद को एक तो पावर ज़्यादा दे दी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना के, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ईजाद करा के। दूसरी चीज़ उन्होंने ये करी कि एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने 5 सालों बाद सीट को छोड़ा नहीं, उधर ही बैठे रहे काफ़ी वक्त तक। तो ये जो चीज़ थी जो काफ़ी टॉक्सिक थी, अच्छी नहीं थी। फिर आता है प्रेसिडेंट हैड स्ट्रॉन्ग पावर्स, प्राइम मिनिस्टर रोल वाज वीक। प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दे दी गई और प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो एक तरह से ख़त्म ही कर दिया था, वीक को छोड़े ख़त्म ही कर दिया था प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को। फिर आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मतलब है कि इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, यानी कि अयूब खान की गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट करने की ऑप्शंस फैलनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमा सके पाकिस्तान में। तो उन्होंने पैसा कमाने की पॉलिसीज़ लोगों को क्या दी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आप लोग बनाएं और मॉडर्न हो जाएं, पुराने ज़माने में जीना छोड़ दें, आजकल के दौर के हिसाब से चलना सीखें। ये चीज़ उन्होंने सिखाई। उसके अलावा इंट्रोड्यूस द ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, उन्होंने ये सिखाया एग्रीकल्चर में, यानी कि जो फसलें वगैरह हैं और जो ये जानवर वगैरह पालना एंड ऑल दैट, उस पर भी आप लोग ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर जो ये बंदे जो किसान हैं अगर ये फसलें नहीं लगाएंगे तो हमें खाने के लिए टमाटर प्याज नहीं मिलेगा, और ज़ाहिर बात है इनमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इसलिए कह रहे थे कि इसकी तरफ भी लोगों को आना चाहिए। उसके साथ साथ लार्ज फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट हेल्प्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इन्होंने क्या करा, दूसरे मुल्कों से लोन लिया यानी कि कर्जा लिया और बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स भी करी उन पैसों से लेके पाकिस्तान के अंदर, यानी कि उन्हीं पैसों से पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगाएंगे और भी चीज़ें लगाएंगी ताकि पाकिस्तान में जो पैसों का मसला है ना वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। ये इन्होंने एफर्ट्स पुट अप करी एज अ मार्शल लॉ हेड। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे फॉरेन पॉलिसी की, कि क्लोज टाइज विद द यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। इन्होंने क्या करा, यूएसए के मुल्क के साथ और जो बाहर की डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी इन्होंने दोस्ती अच्छी लगा ली। फिर आता है सपोर्टेड दी CEA2 एंड सेंटो अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। ये थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा, इसको ना समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है मुझे, क्योंकि ऑफकोर्स ये थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री है। आप चाहो तो ये पोर्शन स्किप कर दो, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखें, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, 3 ये हो गए। यहाँ पे तकरीबन 5 हो गए हैं कंट्रीज़, ठीक है। ये जो 5 कंट्री है ना, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिज़म बना लेते हैं, कम्युनिज़म का सिस्टम बना लेते हैं। कम्युनिज़म सिस्टम पहले जान लें। इसमें क्या कर रहे हैं ना कि सारी कंट्रीज़ एक दूसरे को बराबर ट्रीट करना चाह रही हैं, सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ बराबर वे में रहना चाह रही हैं, ठीक है। यानी कि जो इस कंट्री में होगा वही चीज़ दूसरी कंट्री अडॉप्ट करेगी, जो इसमें होगा वो दूसरी कंट्री अडॉप्ट करेगी। इस सिस्टम को कहते हैं कम्युनिज़म। लेकिन वहीं पे कोई और मुल्क भी है जो कम्युनिज़म सिस्टम को नहीं ज्वाइन करना चाहता, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि अगर वो कम्युनिज़म सिस्टम को ज्वाइन कर लेंगे, क्या पता उनको उन्हीं की तरह ही बात माननी पड़ जाए। इसीलिए वो कंट्री अलग वर्क करते हैं, अलग तरीक़ों से चलते हैं। वैसे ही ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि ये सीटो एंड सेंटो का क्या पर्पज़ है। अब जैसे कि ये जो कंट्री है जो एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, तकरीबन 5 की तादाद में मुल्क हैं, तो अगर ये हमला करना चाहें इन पे, तो ये बेचारे अकेले अकेले कंट्रीज़ हैं, तो ज़ाहिर बात है ये हार जाएंगे। तो अपने आप को ये कंट्रीज़ बचाने के लिए सीटो और सेंटो के इदारों में जाके खुद से मतलब जाता है कंट्री, और उसी जगह पे उन जैसे और मुल्क भी मौजूद होते हैं। तो वो सारे मुल्क एक दूसरे के साथ एक तरह का प्रॉमिस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं सीटो और सेंटो के इदारे में जाके। अब इस इदारे में करना क्या होता है कि ये जो हेड्स होते हैं इन मुल्कों के, वो जाते हैं और साइन वगैरह कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो होता पता क्या है ना कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं वो अगर हमला भी इन पर करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि अगर हमला इस पर किया जाएगा तो इसको डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए दूसरे मुल्क के लोग भी आ जाएंगे जिनका साइन सीटो और सेंटो में हुआ होगा। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे समझा दी, ठीक है। यानी कि कोल्ड वॉर, यानी कि लड़ाई लग जाए, वॉर लग जाए, उस वजह से दूसरे मुल्क के लोग फिर बचा सकते हैं जो जिन्होंने साइन करा है, वादा करा है बचाने के लिए, सही है। फ्रेंडली रिलेशंस विद द चाइना, ये पॉइंट अगर स्किप करना चाहे मुश्किल लगे तो स्किप कर दें। फिर उसमें दूसरा पॉइंट बताया गया है ना कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ बना लिया था, ठीक है। ये चीज़ भी जनरल अयूब खान ने करी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल यूज़ होता है सोसाइटी के लिए, ठीक है।
हमारी सोसाइटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप कराया, यानी कि हमारी सोसाइटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडर्न करने की कोशिश करी, हमारी एजुकेशन सिस्टम को बड़ी मॉडर्न करने की कोशिश करी, यानी कि जो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स थे पाकिस्तान में वो बढ़ा दिए गए, यानी कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को डाला गया ताकि हमारे लोग भी मॉडर्न हो सकें। उसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने ज़्यादा ग्रो कराया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिल सके उन इलाकों में जो अर्बन एरियाज़ में मौजूद है। अर्बन मीन्स पाकिस्तान का जो अर्बन साइड है वहाँ पे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको जॉब मिल सके ताकि इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके। इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम करा। फिर आता है अचीवमेंट्स ऑफ अयूब खान। अब इनकी अचीवमेंट्स मैंने तकरीबन 4 पॉइंट्स में लिखी हैं। इन्होंने क्या क्या चीज़ अचीव करी जब तक ये इस पाकिस्तान पे इन्होंने एज अ हेड रोल अदा करा। तो पहला पॉइंट आपने देखना है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली यानी कि पैसों के मामला में ग्रो करवाया। इकोनॉमिक का मतलब पैसा होता है, ठीक है, पैसे जनरेट करना और ये सारी चीज़ें, इसको इकोनॉमिक कहते हैं। तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है, जीडीपी होता है पैसों के जो हालात हैं वो बढ़ाए हैं। तो जीडीपी बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें होता ही है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया या कंपनी होगी जो पैसा कमा रही हैं, उसी पैसे को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनकी वजह से ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो, दूसरे मुल्कों में भी जो भी ग्रॉस प्रोडक्शन हो रही है यानी कि जीडीपी प्रोड्यूस हो रही है जो जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, तो वो चीज़ भी इसमें शामिल हो सकती है। बहरहाल जो पॉइंट्स मुश्किल लग रहे हैं वो आप स्किप भी कर सकते हो। तो जीडीपी का मतलब ये है कि जो भी इनकम जनरेट हो रही है हमारी इंडस्ट्री से, हमारी कंपनी से, तो उसको हम जीडीपी कह रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए तो हमारे इस अयूब खान के दौर में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा फैली और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का मेथड बनाना, कि रोड्स बनाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज़ बना सके, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स हों, ये चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं। वैसे ही कम्युनिकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा ज़रिए बना सकें, जैसे कि टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस इजीली लोगों को अवेलेबल हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज़ हों जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, यानी कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स बनाए जा सकें। तो ये सब बातें मैंने इसलिए करी ना कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में स्टार्ट कर दिया गया था, जिससे आपको दिख रहा होगा कि अयूब खान ने कितना ज़्यादा इंसानों को आसानी पहुंचाई थी पाकिस्तान में। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन। इन्होंने क्या करा कि हमारे मुल्क को मॉडर्न बनाने की कोशिश करी, यानी कि हमारी जो रोड्स थी उसको आजकल के दौर के हिसाब से मॉडर्न बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी को भी मॉडर्न बना दिया। जैसे कि अगर अब पास्ट की बात की जाए, पास्ट में सोलर सिस्टम कह रही हूँ, ये जो सोलर प्लेट्स हैं जो आजकल सब लोग लगा रहे हैं घरों में, पास्ट की अगर बात की जाए तो उस ज़माने में सोलर प्लेट इतनी आम नहीं होती थी, इतने लोग मॉडर्न नहीं थे। बट अब लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि जगह जगह सोलर्स लग रहे हैं। यही चीज़ है ना कि देखिए गुजरते वक्त के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम चेंज होता है। तो इन्होंने ज़ाहिर बात है उसी मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड सिटीज़ को चेंज करा, मॉडर्न बनाने की कोशिश करी, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल जोन्स एंड फैक्ट्रीज़। और इन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन सकें, फैक्ट्रीज़ बन सकें हमारे पाकिस्तान में, जो बन भी गई थी। ऑफ कोर्स उनकी मदद से अच्छा जीडीपी प्रोड्यूस हुआ, यानी कि अच्छा इनकम जनरेट हुआ। फिर आता है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने क्या करा कि जो मेन बड़ी वाली गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई। प्रोविंस की गवर्नमेंट जो थी वो तो थी ही, लेकिन उनकी पावर्स इतनी नहीं होती, लेकिन जो मेन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ज़्यादा पावरफुल बना दिया। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी वाज टेम्परली रिस्टोर्ड थ्रू मिलिट्री कंट्रोल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में जो पहले लोगों की लड़ाई लगी हुई थी, जो मैंने शुरू में बताई कि जब अयूब खान नहीं आए तो उससे पहले लोग बहुत लड़ रहे थे, लेकिन अयूब खान के आने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो गवर्नमेंट है ना, खासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट, मेन गवर्नमेंट, उसमें पोलिटिकल निज़ाम काफ़ी बेहतर हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, लोगों का लड़ना कम हो गया, स्टेबिलिटी देखने को मिली, ठीक है। चौथा पॉइंट आएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन इन वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे हमने बताना है कि इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को ईजाद किया। इससे ये फ़ायदा हुआ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें ग्रो की गई पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स वेस्ट एंड ईस्ट में डिवाइडेड था, ठीक है, कटा नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ बता रही हूँ कि पाकिस्तान भी बड़ा था ना, तो आधा हिस्सा वेस्ट था, आधा हिस्सा ईस्ट था। तो जो वेस्ट की साइड के एरिया था उधर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें प्रोड्यूस की गई। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रॉब्लम एंड क्रिटिसिज्म। प्रॉब्लम एंड क्रिटिसिज्म में हमने ये बताना है कि क्या वजह बनी जिस वजह से अयूब खान को जाना पड़ गया छोड़ के, क्या नेगेटिव चीज़ें आई थी। तो सबसे पहले आएगा पॉलिटिकल रेप्रेशन।
पॉलिटिकल रेप्रेशन में आपने लिखना है कि मार्शल लॉ एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज लिमिटेड डेमोक्रेसी, यानी कि मार्शल लॉ का लगना जो है सही नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्शल लॉ लगने से जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रुक गया, और आम सिटीजन्स की जो राइट्स थे उन पे भी लोग नॉर्मली अमल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड हो गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा होता तो सारे लोग उन राइट्स पे अमल कर पाते जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेव करे हैं, बट मार्शल लॉ की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करना पड़ गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमने देखा। दूसरी चीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी सिस्टम था वो हमें दिख नहीं रहा था कहीं पे। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है कि आम सिटीजन अपने पसंदीदा बंदे को वोट दे के गवर्नमेंट के उन इदारों में 5 सालों के लिए बिठाते हैं, और हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। सही है, तो ये होता है डेमोक्रेसी सिस्टम। लेकिन मार्शल लॉ के दौर में हमें डेमोक्रेसी नहीं दिख रहा था। फिर आता है बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम गेव पावर्स टू एलाइट एंड दी ब्यूरोक्रेट्स नॉट दी पीपल। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जितनी डेमोक्रेसी मौजूद थी पाकिस्तान में, थोड़ी बहुत जो बची हुई थी, उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एलाइट और ब्यूरोक्रेट्स को मिल रहा था। एलाइट्स मीन जो पाकिस्तान के जो अमीर लोग होते हैं, या जिनके पास कुछ स्किल्स हो, या ऐसे लोग हों जो दूसरे लोगों से थोड़े मुख्तलिफ हों, यानी कि ये कुछ ना कुछ इनमें ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से ये थोड़े अहम बंदे होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आते हैं ब्यूरोक्रेट्स। जो लोग सीएसएस ऑफिसर बनते हैं, सीएसएस के एग्ज़ाम्स देते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। तो ऐसे जो लोग थे उनको डेमोक्रेसी का फ़ायदा था। उसके अलावा जो एलाइट जो वेल्थी अमीर लोग थे उनको डेमोक्रेसी का फ़ायदा मिल रहा था। उसके अलावा जो आम सिटीज़न था, आम बंदा था, उसको डेमोक्रेसी से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह का डेमोक्रेसी चल रहा था उस दौर में, अयूब खान के दौर में, उनमें सिर्फ इन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा था, आम बंदों को नहीं हो रहा था। फिर आता है ईस्ट पाकिस्तान निगलेक्ट। अब हुआ क्या ना कि जो ईस्ट साइड के जो लोग थे, जिसमें बांग्लादेशी थे ज़्यादातर, उनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया, इग्नोर करा गया। सही है, उनकी परवाह नहीं करी गई। चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे उनकी इकनॉमी की बात हो, उन लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली। जैसे कि अगर मैं अभी बताऊं, तो जो वेस्ट साइड थी ना पाकिस्तान की, उधर इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, उधर फसलें उगाई जा रही हैं, उधर हर चीज़ ऐसी हो रही है कि वो साइड फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई। लेकिन अब जहाँ तक बात रही ईस्ट साइड की, ना वहाँ पे कोई ऐसे पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, ना वहाँ पे एग्रीकल्चर का कुछ सिस्टम ईजाद हुआ है, जिस वजह से उस ईस्ट की साइड पे पैसा भी जनरेट नहीं हो रहा, और ना ही पॉलिटिक्स के मामला में भी इनको इन्वॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को इग्नोरेंस फील हुई। तो ये भी एक बड़ी नेगेटिव चीज़ हमने देखी अयूब खान के वक्त में। ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूचर में 1971 में ये वाला जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसी हरकत की वजह से हमसे अलग हो गया और एक अलग मुल्क बांग्लादेश बन गया। नेक्स्ट हेडिंग आती है करप्शन एंड इनइक्वालिटी की। ज़ाहिर बात है करप्शन भी बहुत ज़्यादा उस वक्त हो रही थी, लोगों के साथ बराबरी नहीं की जाती थी। ज़ाहिर बात है बराबरी कैसे की जाए जब डेमोक्रेसी का सारा फ़ायदा इलाइट अमीर बंदों को होगा या ब्यूरोक्रेट्स को होगा, जो सीएसएस ऑफिसर्स हैं, आम बंदे को हो नहीं रहा। तो ऐसे कंट्री में कैसे बराबरी और इंसाफ देखने को मिलेगा? करप्शन ही करप्शन होएगी। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो वेल्थ है एंड डेवलपमेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो वेल्थ है और जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में हो रही थी, स्पेशली इन कराची एंड लाहौर, यानी कि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन रही थी इन इलाकों में, जिसकी वजह से जो दूसरी साइड का पाकिस्तान था, ईस्ट की साइड से, वो बिल्कुल इग्नोर हो गया, और यही इग्नोरेंस सही नहीं साबित हुई। नेक्स्ट हेडिंग आती है अनरेस्ट इन द प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड पोलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ऑटोक्रेट रूल। ऑटोक्रेट का मतलब है एक ऐसा बंदा जो पूरी की पूरी पावर्स को अपने हाथ में ले ले। यहाँ पे किस बंदे ने अपने हाथ में ली हुई थी पावर्स? जाहिर ही बात है अयूब खान ने ली हुई थी, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स थे वो अयूब खान के खिलाफ खड़े हो गए, सड़कों पे निकल आए। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, उन्होंने भी अयूब खान के खिलाफ वो भी सड़कों पे निकल आए। तो इससे क्या हुआ कि 1968 से लेकर 1969 में ये चीज़ें हुई, यानी कि स्टूडेंट्स निकले और पॉलिटिकल पार्टीज निकली। तो इसी दौर में क्या हुआ कि मैसिव प्रोटेस्ट की वजह से, प्रोटेस्ट में जो लोग सड़कों पे बेतहाशा निकले, उन्होंने क्या करा कि अयूब खान को फोर्स किया कि वो रिज़ाइन दें। सही हो गया, एंड ऑफ अयूब खान एरा। और 25 मार्च 1969 में पहली दफ़ा पाकिस्तान मार्शल लॉ के कंट्रोल से आज़ाद हो गया जनरल अयूब खान से। ठीक है, याया खान फिर आ गए, यानी कि जनरल अयूब खान चले गए तो किसी और याया खान ने आके कंट्रोल ले लिया। तो याया खान आके प्रेसिडेंट बन गए। The era ended with the political unrest, East Pakistan disconnect and calls for the democracy। आपने एंडिंग पॉइंट पे लिखना है कि जो अयूब खान का एरा है, जो दौर है, वो इसलिए एंड हो गया, इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट लिया है। अनरेस्ट मीन्स लड़ाइयाँ स्टार्ट होगी इनकी वजह से। उसके अलावा जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको इग्नोर करके पाकिस्तान
कि इस साइड को डिस्कनेक्ट करा दिया वेस्ट पाकिस्तान से, यानी कि कनेक्शन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का ख़त्म करा दिया इन्होंने, जिसकी वजह से बाद में नतीजा आप लोगों ने देख लिया था 1971 में कि बांग्लादेश फिर अलग से बन गया, यानी कि ये जो पाकिस्तान का हिस्सा था बाद में बांग्लादेश की कंट्री में तब्दील हो गया। और फिर डेमोक्रेसी के सिस्टम को लोग पुकारना शुरू हो गए कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्या सिस्टम ले आए हैं पिछले वाले प्रेसिडेंट अयूब खान कि डेमोक्रेसी है ही नहीं, सारा फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को मिलता है। तो ये चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से अयूब खान को ज़बरदस्ती 1969 से लेकर 1968 से 1969 में इस एक साल के अंदर ही लोगों ने इनके खिलाफ गए और फिर ज़बरदस्ती इनको रिज़ाइन करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे जो मार्शल लॉ लगाया था वो याया खान ने लगाया। इनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लिंक या टॉप पे लगा देंगे, अब लाजमी देख लीजिएगा, कंक्लूजन आ जाता है। जो भी आपने ऊपर पढ़ा था वो दोबारा से आपने इसके नीचे 4 लाइन में कंक्लूजन में लिख देना है। इतना ही था इस वीडियो में।